हेलो एवरीवन, आई एम रितेश सिंह एंड हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, और ये 3rd लेक्चर है। अगर 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आपको बेस बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट 3rd लेक्चर आने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो 2 लेक्चर देख लीजिए, तब हम लोग आगे फिर पढ़ने में ईजी होगा और आसान होगा कंसेप्ट समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3rd लेक्चर है। अब तक 2 लेक्चर में हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कवर कर लिया था। तो 3rd किंगडम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है ना। 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने एक जो नया किंगडम बनाया था उसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट हैकल ने, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी प्रॉब्लम थे, जो ड्रॉबैक थे लीनियस के, कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक था, जैसे कि प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था, और उसी तरह यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि बैक्टीरिया को और फंगस को या फिर और भी ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या किया था, एक ही ग्रुप में रख दिया था। जो ऑटोट्रोपिक यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाता है, और या हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करता था, उसको भी उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया था कैरोलस लीनियस में। किस में, प्लांट किंगडम में रख दिया था उन सबको। एनिमल किंगडम में उन्होंने क्या किया था कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटोजोआ यूनिसेलर होते हैं, और अदर जो एनिमल होते हैं जैसे कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इन्वर्टिब्रेट, ये सब जो मल्टीसेलर होते हैं, उन सबको भी उन्होंने एनिमल किंगडम में डाल दिया था। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था, बस प्लांट और एनिमल के बीच में उन्होंने डिस्टिंग्विश करने का कोशिश किया था। उन सारे ड्रॉबैक को हैकल ने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया। क्या किया हैकल ने, उन्होंने जो उनके जितने भी ड्रॉबैक थे, उन सारे ऑर्गेनिज्म को जो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उन सबको निकाल करके उन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। जैसे कि बैक्टीरिया था, जो प्रोकैरियोट थे, वो उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। जो प्रोटोजोन्स में एनिमल्स थे, यूनिसेलर एनिमल्स जैसे प्रोटोजोन्स, उसको इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। यूग्लिना, जिसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे लीनियस, या फिर यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, ये सब जिसको लीनियस नहीं सही प्लेस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर शो कर रहा था, तो उसको भी इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, है ना। अब फंगस हो गया। फंगस क्या था, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता था, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता था, लेकिन इसके पास सेल वाल होता था, इसलिए इसको इन्होंने प्लांट में उन्होंने डाल दिया था लीनियस ने। तो इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से निकाल करके हैकेल ने इसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो इस तरह से उनके सारे प्रॉब्लम को इन्होंने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया। अब देखो, लेकिन उन्होंने उनका प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि एनिमल ग्रुप को और प्लांट ग्रुप को तो सही ढंग से क्लासिफाई कर दिया, लेकिन अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, अब जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें से आपने आइसोलेट करके प्रोटिस्टा में डाला है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म तो फिर से वही डिस्टिंग्विश कैरेक्टर शो करेंगे, यानी कि यहाँ का क्लासिफिकेशन तो आपने किया नहीं, आपने यहाँ पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट के एक ग्रुप में रख दिए, और एक ग्रुप में रख दिया आपने प्रोकैरियोट। उसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ भी आपने एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि फंगस क्या है, मल्टीसेलर है, लूज अरेंजमेंट होता है, लेकिन है तो मल्टीसेलर ही। और अलगी क्या है, क्लेमाइडोमोनास, जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीसेलर डाल दिया है। अलगी इसमें यूनिसेलर अलगी थे, उसको इन्होंने इसमें डाला था, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर होता है, क्लोरेला ये सब यूनिसेलर होता है। तो यूनिसेलर अलगी क्या था, इसको या फंगस जो मल्टी सेलर था, इन दोनों को एक ही ग्रुप में आप यहाँ रख रहे हैं। हैकल ने भी वही काम किया जो यहाँ रख दिया इसने प्रोटिस्टा में। उसके बाद क्या हुआ, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है अलगी, या बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और फंगस तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसी तरह प्रोटोजोन्स भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो उसको हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक वाले ऑर्गेनिज्म को दोनों को आपने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो फिर तो क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गया। फिर ऐसा कैसा क्लासिफिकेशन जिसमें कि आप 2 कैरेक्टर वाले को एक ही ग्रुप में रख रहे हो, तो ये क्लासिफिकेशन भी डिस्कार्ड कर दिया गया। बाद में इन सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, सर ये कॉपलैंड आए, रॉबर्ट कॉपलैंड आए। अब कॉपलैंड ने जो नया ऑर्गेनिज्म, नया किंगडम दिया, उसका नाम क्या है, मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने क्या किया, इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे क्या किया, प्रोकैरियोट को इन्होंने यहाँ से हटा करके प्रोटिस्टा से मोनेरा ग्रुप में रख दिया। यहाँ एक प्रोकैरियोट
बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये यूनिसेलर भी था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन भी शो कर रहा था, और ये ऑटोट्रोपिक मोड भी न्यूट्रिशन भी शो कर रहा था। तो इस तरह से काफ़ी हद तक इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का इन्होंने कोशिश किया। लेकिन इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो किया, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। क्या किया, इन्होंने जो फंगस को प्रोटिस्टा ग्रुप में डाला था, इन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप से निकाल करके इसको वापस क्या किया, प्लांटी ग्रुप में डाल दिया। अब ये कोप्लेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। आप फंगस को प्लांट में डाल रहे हो, हाँ फंगस के पास भी सेल वॉल होता है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अलग अलग है। प्लांट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, फंगस हेटरोट्रोपिक, है ना। तो ये ड्रॉबैक हो गया कोप्लेंट का, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। इसी ड्रॉबैक के कारण ये भी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंपली इन्होंने कुछ नहीं किया, बस जो फंगस जो इन्होंने प्लांट किंगडम में डाला था कोप्लेंट ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसको इन्होंने यहाँ से हटा करके, FUNGI होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ से हटा करके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट में डाला था वहाँ से निकाल करके इन्होंने इसको एक अलग किंगडम ही बना दिया, जिसको फंगाई किंगडम बोलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया। इस तरह से सेटिस्फाइड एक क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दे दिया था। अब RH विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे वो यही थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटियन, एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने फंगस को एक अलग किंगडम दिया। इनके कुछ क्राइटेरिया थे, ये क्राइटेरिया जो NCERT में दे रखे हैं, और इससे क्वेश्चन भी रहता है, पूछता क्या है कि कौन सा क्राइटेरिया RH विटेकर ने यूज किए थे, और 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक कोई भी आपको आइसोलेट करना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था उसमें सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑर्गेनिज्म का, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसको इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था। तो यहाँ पर देख लो, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। दूसरा लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी कैसा है ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलर है, जैसे मोनरा में यूनिसेलर होता है, और फिर से मोनरा में यूनिसेलर होता है और प्रोटिस्टा में यूनिसेलर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मोनरा जो होता है प्रोकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोट होता है। यानी कि सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सबको इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया RH विटेकर ने, और सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किसमें, मोनरा में। मोनरा तो ऐसे भी सारे यूनिसेलर ही होते हैं। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में उसका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं। डिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब, जैसे प्लांट को ले लो, प्लांट की बॉडी क्या होती है, रूट, लीफ और स्टिम में डिफ्रेंशिएटेड रहती है, लेकिन लोअर प्लांट देखोगे अलगी में या ब्रायोफाइट में, ये सब में उसका बॉडी जो होता है ना, सिंपल बॉडी होता है, रूट, स्टिम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने इस बेसिस इसको भी एक क्राइटेरिया लिया क्लासिफिकेशन करने का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या मतलब है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, बार बार ये बता चुका हूँ, ये समझ ही रहे हैं आप लोग किसको। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा ऑर्गेनिज्म, किस किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल किस में पाया जाता है, सेक्सुअल किस में पाया जाता है। सेक्सुअल में भी होता है ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो उस बेसिस पर, जैसे कि मोनरा में सेक्सुअल नहीं पाया जाएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जाता है। स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करने का कोशिश करता है। लेकिन मोनरा में क्या होता है, ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है, और नहीं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन होगा तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये यहाँ पर नहीं होता है। प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, प्रोटिस्टा से आगे सारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन को एक क्राइटेरिया बताया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, देखो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक जितने भी क्लासिफिकेशन थे उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं किया गया था। यहाँ पर पहली बार RH विटेकर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी एक क्राइटेरिया बनाया। क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ, कौन सबसे पहले इवॉल्व हुआ, पहले अर्थ पर आया और उसके बाद कौन आया, इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा। जैसे मोनरा सबसे पहले अर्थ जब बना तो सबसे पहले कौन आया, मोनरा आया, बैक्टीरिया ही आया था अर्थ पे। उसके बाद कौन आया, प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा के बाद फिर उससे 3 ऑर्गेनिज्म, 3 ब्रांच निकल गया, जैसे
प्लांट, एनिमेलिया और फंगस, ये 3 ब्रांच निकल गए। तो इस तरह से इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक दूसरे से लिंक दिया। तो ये भी इनका एक क्राइटेरिया था। जैसे देख लो, यहाँ मैंने दिखाने का कोशिश किया है सिंपल वे में, ऐसे बुक में तो मिल जाएगा और भी कॉम्प्लेक्स है ब्रांच दिखा करके, ये मैंने सिंपली दिखा दिया है। मोनरा जो है, सबसे पहले मोनरा आया था प्रोजीनोट से। जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो प्रोजीनोट क्या होता है, कैसे फॉर्म हुआ था वो देखेंगे। सबसे सिंपल फॉर्म होता है लाइफ का प्रोजीनोट। तो मोनरा आया था, उसके बाद जो कि यूनिसेलर और प्रोकैरियोटिक था मोनरा। उसके बाद यूनिसेलर यूकैरियोटिक हो गया प्रोटिस्टा, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा के बाद, प्रोटिस्टा से 3 ब्रांच ये निकल गए, कौन से, प्लांटी, फंगस और एनिमेलिया। जिसमें प्लांटी क्या करता है, प्रोड्यूसर का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। और एनिमेलिया क्या होता है, एनिमल, जितने भी एनिमल के ग्रुप है, ये कंज्यूमर का काम करता है, उसको इनगल्फ करने का काम करता है। जबकि ये फंगस क्या करता है, डिकम्पोजर करने का काम करता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जिसके कारण क्या करता है, डिग्रेड करके उसको इनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से 3 ग्रुप में इन्होंने बांट दिया। इस तरह से एक सीक्वेंस बना इवोल्यूशन का। देखो ऑर्डर, ये इवोल्यूशन का ऑर्डर है। यहाँ पर ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जैसे प्रोटिस्टा जब क्लासिफिकेशन हुआ था, तो प्रोटिस्टा को अभी एक आर्टिकल आया था, रिव्यू आर्टिकल, उसमें ये सिम्पसन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया था कि प्रोटिस्टा को इन्होंने गार्बेज किंगडम बताया था, है ना, ग्रैब ब्रॉक्स करके इन्होंने टर्म दिया था। उसमें इन्होंने कहा प्रोटिस्टा अपने आप में ही बहुत कन्फ्यूजिंग क्लासिफिकेशन है, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं वो ना तो प्लांट है, ना तो एनिमल है, और ना ही फंगस है। तो ये इस सारे कैरेक्टर इसके बहुत मिक्स होते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर होता है ना, तो क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेलर होने के कारण उसको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, यूनिसेलर प्रोकैरियोट यूकैरियोट होने के कारण उसको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अलगी में स्टडी करते हैं, जैसे थैलोफाइट्स में स्टडी करते हैं, आज हम लोग उसको थैलोफाइट में ही स्टडी करते हैं। उसी तरह प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, लेकिन चूंकि वो यूनिसेलर है इसलिए उसको प्रोटिस्टा में रख देते हैं। लेकिन स्लाइम मोल्ड को देखो, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा का ही पार्ट होता है। तो स्लाइम मोल्ड में क्या होता है कि उसमें तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, और फंगस के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्योंकि स्लाइम मोल्ड का जो सेल वॉल होता है ना, वो सेलुलोज का होता है। आगे देखेंगे स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे उसमें। तो इस तरह से प्रोटिस्टा ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आगे जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे देखिएगा इसके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब इसके देखो, इसके न्यूक्लियस में भी ना मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, इसको मीजोकैरियोन्स भी बोलते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट में जो प्रोटिस्टा का पार्ट है डाइनोफ्लेजिलेट, उसमें न्यूक्लियर में क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये प्रॉपर्टी किसका है, बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से प्रोटिस्टा अपने आप में बहुत कन्फ्यूजन है, अभी भी इसका सही क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर भी स्टिल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है अभी तक का। इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन आए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया अभी तो, 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि जेनेटिक बेसिस पर बेस्ड है। तो इनसे भी ये अच्छा क्लासिफिकेशन है 6 किंगडम, जिसमें कि 60S RNA को कंसीडर किया गया है क्लासिफिकेशन में, जो कि जेनेटिक लेवल पर करता है। अभी देखेंगे अगले वीडियो में 60S RNA और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या था। तब आज मैं यही इतना ही छोड़ता हूँ, बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। थैंक यू, पढ़ते रहिए और कीप स्टडिंग एंड वॉच वीडियो कंटिन्यूसली। थैंक यू वेरी मच।